अगर जन्म की बात आई है तो यहाँ पे यह आता है कि पूर्व जन्म से राहु का क्या संबंध है? पूर्व जन्म से वही संबंध है जैसे कि आपके फादर की साइड के जितने भी लोग हैं वो उनके साथ जुड़े। तो ऐसा कहा जाता है कि राहु पिछले जन्म की आपके। अगर राहु को समझना हो तो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आप सजेस्ट करेंगी? स्पेशल फीचर अगर राहु देव के बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले अध्यात्म का सबसे बड़ा ग्रह, फिर उसके बाद महत्वाकांक्षा, फेम, फेस वैल्यू और भ्रम। ये 5 चीजों को लेकर आप राहु को, अगर आप सीधा सीधा पेंटिंग कर्मा को देखना चाहते हो तो हमारी 12 राशियां जिसको हम 4 डिविजन्स में बांटते हैं। पहला है अग्नि, फिर पृथ्वी, वायु एंड जल। आपके अगर राहु जिस भी नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप 1 डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो 1 दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक 1 डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4 या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। राहु, जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं। राहु एक छाया ग्रह है। आजकल लोगों को रियलिटी से ज़्यादा परछाई के बारे में जानने में इंटरेस्ट रहता है। आज हम इसी छाया ग्रह के बारे में जानेंगे। राहु की असलियत, राहु के अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ हैं रजनी मैम। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते जी, बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैम मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैम हम आज बात करने वाले हैं राहु की, तो आप हमें एक बार समझाइएगा। राहु देव का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है उनमें? देखिए, जो राहु और केतु है ये दोनों हमारे 9 ग्रहों में छाया ग्रह माने जाते हैं। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि समुद्र मंथन की जो कथा है वो सबको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था। उस अमृत को पीने के लिए राहु देव ने कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच के देवताओं के बीच में बैठकर वहाँ पे वो धोखे से पिया। अब वो क्यों पिया? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि सारा का सारा अमृत देवताओं में ही बट जाएगा, हमारे लिए नहीं बचेगा, तो हम अमर नहीं हो पाएंगे। अच्छा। हमारे लिए राहु देव जो है वो बेसिकली हमारे लिए ज्ञान, अध्यात्म और इसके साथ साथ वैराग, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ। राहु देव एक ऐसे छाया ग्रह हैं जो आपको डे 1 से जब आप पैदा होते हो या आपकी कुंडली में जिस राशि में जिस भाव में बैठते हैं, ये डे 1 से वहाँ पे कोई ना कोई कार्मिक जो हिस्ट्री है वो लेकर आता है आपके लिए। मैम तो क्या वाकई में यह ग्रह अशुभ है? ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे ग्रह हैं ये अशुभता तभी देते हैं। ये सारे के सारे ग्रह किसी ना किसी स्पेशल आपके फीचर के साथ, रिश्ते के साथ, किसी ना किसी आर्टिकल एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। आप किसी भी ग्रह को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। ये मेरे हिसाब से न्यूट्रल है, आपके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बुध देव आपकी कुंडली में अगर कहीं पे अफ्लिक्टेड है तो आपको ज़ुबान के रोग या आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो खराब हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही राहु देव जो है वो सही या खराब नहीं होते हैं। आप अपनी कुंडली में
क्या युति लेकर आए हो, आप अपनी कुंडली में ये किस राशि में लेकर आए हो, या आप अपनी कुंडली में पीछे पुश्तैनी जो गुण लेकर आए हो वो कितने लेकर आए हो, अच्छे लेकर आए हो, बुरे लेकर आए हो, वो राहु ही बताता है। मैम अगर जन्म की बात आई है तो यहाँ पे यह आता है कि पूर्व जन्म से राहु का क्या संबंध है? पूर्व जन्म से वही संबंध है जैसे कि बाकी सारे हमारे रिश्ते देखे जाते हैं। और अगर सीधा सीधा इसको देखा जाए तो राहु देव जो हैं वो हमारे जो पैटर्नल हमारा जीन्स है वो सिस्टम, जीन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। आपके दादा परदादा, ताऊ, चाचे, जितने भी आपके फादर की साइड के जितने भी लोग हैं वो उनके साथ जुड़े हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि राहु पिछले जन्म की आपके उन चीज़ों को दिखाता है जहाँ पे कुछ आपकी भूख प्यास या आपकी चाहत अधूरी रह गई है। तो ये किन इच्छाओं को बताता है? स्पेशली अगर हम कहें तो अधूरी इच्छाएं, जहाँ पे आप प्राप्ति करना चाहते थे वो आपकी इच्छा आप लेकर इस जन्म में पैदा होते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके राहु जो है वो लगन में लेकर आप पैदा हुए, ठीक है। अब यहाँ पे सभी ऑडियंस को ये ध्यान देना चाहिए, राहु 3 तरह से काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राहु जो है वो अपनी राशि के अकॉर्डिंग फल देते हैं, राहु जिस ग्रह के साथ है उसके अकॉर्डिंग फल देते हैं, और राहु जिसके नक्षत्र में है उसके अकॉर्डिंग फल देते हैं। राहु देव को आप अकेले अगर इस तरह से जांचेंगे कि वो लगन में बैठे हैं और आपको इस तरह का फल देगा तो आप बिल्कुल रॉन्ग प्रेडिक्शन करेंगे। राहु जो है वो आपके सर को दिखाता है। तो राहु और केतु हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो अगर हम सर की बात करेंगे, शोल्डर तक ये वाला हिस्सा जो है ये राहु का ही है। तो अगर हम पूरा का पूरा अगर अपनी मेमोरी की बात करें, जो आप बच्चा लेकर पैदा होता है कहाँ पे होती है, उसकी मेमोरी स्टोर कहाँ होती है? सर में ही स्टोर होती है। सर में ही लेकर आया वो, यहीं पे वो सारी स्टोरेज अपना डेटा सेंटर। कोई बच्चा अगर पैदा होते ही इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, पैदा होते ही वो पिछले जन्म की बातें कर रहा है, तो वो कौन से ऑर्गन से बोल रहा है? वो सर से बोल रहा है, ठीक है। उसका पूरा का पूरा कंट्रोल ट्रांसफार्मर आपका सर में है। तो इसको आप ऐसे समझ लो, आप पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी मेमोरीज को लेकर आते हो, ऐसी आप क्वालिटीज को लेकर आते हो, या अपने अंदर कुछ ऐसी अच्छी या बुरी ब्लड के अंदर ही ऐसी चीज़ें लेकर आते हो जो आपको करनी नहीं होती है, जिसमें आपने महारत हासिल नहीं करनी होती है, वो ऑलरेडी आपके अंदर इनबिल्ट होती है, ठीक है। जैसे अच्छे खाने की इच्छा हो, अच्छा पहनने की इच्छा हो, या आपको कहीं घूमने की इच्छा हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही डे 1 से होता है। तो जैसे आपने किसी बच्चे को देखा होगा, पैदा होने के बाद वो खिलौने जो है वो तोड़ तोड़ के जो है वो उसमें से देखता है, चेक करता है कि इसमें क्या है, इसमें कैसा इंजन है लगा है, ठीक है। फिर वो उसको तोड़ता है, फिर वो बनाता है। तो अब अगर एक छोटे बच्चे को कहा जाए कि भाई ये कहाँ से इसकी क्वालिटीज़ आ रही हैं, तो वो राहु देव इन क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर राहु को समझना हो तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आप सजेस्ट करेंगी? 5 अगर स्पेशल फीचर अगर राहु देव के बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले अध्यात्म का सबसे बड़ा ग्रह है, फिर उसके बाद महत्वाकांक्षा, फेम, फेस वैल्यू और भ्रम। ये 5 चीज़ों को लेकर आप राहु को डायग्नोज कर सकते हो। जैसे हम 1 बाय 1 इनमें से मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों कहा जाता है कि जहाँ राहु होते हैं वहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी चाहिए, अपनी फेस वैल्यू चाहिए, क्योंकि राहु देव प्रेजेंट ही जो है वो आपके फेस को करते हैं, पहली बात। दूसरी, वहाँ पे आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा होती है मैनिपुलेशन की। राहु जो है वो मैनिपुलेशन के सबसे बड़े ग्रह हैं। अगर इसको आप देखेंगे आपकी कुंडली में ये जहाँ भी होते हैं, अगर आपको उस एरिया में जैसे 4th हाउस में तो घर में मैनिपुलेशन, 10th हाउस में है तो करियर में, आपके प्रोफेशन में मैनिपुलेशन, आपको वहाँ पे हमेशा ये इच्छा रहती है कि लोग मेरी तरफ देखें, लोग मेरी बात सुने, लोग मुझे इम्पोर्टेंस दें। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, ठीक है। और जब हम राहु को हमेशा इस तरह से देखते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप कर नहीं पाते, सोचते बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि ये इल्यूजन को भी दिखाता। लेकिन अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारी जगह मैंने देखी है जहाँ इल्यूजन पार्क बनी हुई है, हमें वो इल्यूजन जो है वो रियल दिखना शुरू हो जाता है, हमें उसमें एन्जॉयमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो राहु जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ऐसा भ्रम होता है आपको
कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। और इसी भ्रम की वजह से आप वहां पे मिस्टेक्स करते हो या लोग आपको समझ नहीं पाते। मैम, आपने अभी कहा कि राहु जो है वो हमारे पूर्व जन्म के पेंडिंग वर्क्स को दिखाते हैं, ठीक है, जो बचे हुए कार्य रह गए। तो वो पेंडिंग वर्क्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? वैसे तो हमारे जितने भी ग्रह हैं वो किसी ना किसी पेंडिंग कर्मा को ही दिखाते हैं, बट राहु, केतु और शनि ये आपके कुछ स्पेशल कार्यों को दिखाते हैं। वो कार्य जो कि आसानी से पूरे नहीं होंगे, वो कार्य जिसमें आपको स्ट्रगल और निंदा, बदनामी या फिर मैं कहूँ कि बहुत सारे लॉसेस उस एरिया में आपको झेल कर लेसन मिलते हैं। तो राहु देव आपके पेंडिंग कर्मा को इस तरह से शो करेगा कि अगर वो जिस भी राशि में है वो कौन से तत्व की राशि है। तो अगर आप सीधा सीधा पेंडिंग कर्मा को देखना चाहते हो तो हमारी 12 राशियां हैं जिसको हम 4 डिविजन्स में बांटते हैं। पहला है अग्नि, फिर पृथ्वी, वायु एंड जल। आपके अगर राहु जिस भी तत्व की राशि में बैठे हैं वो उसी तरह की बात करेंगे। जैसे वो अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं तो वो फेम कमाने के लिए आया है व्यक्ति, ठीक है। अगर वो पृथ्वी तत्व की राशि में बैठे हैं तो पैसे के लिए आए हैं, ठीक है, करियर के लिए आए हैं, या वो स्पेशली दुनिया में कुछ ना कुछ पैसे से जुड़ी एक्टिविटी करने आई। तो कुछ कर्मास के रिलेटेड आपका वहाँ पे है। 3 नंबर जो हमारा वायु तत्व की राशियाँ हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समाज को देनी होती है, सोसाइटी को देनी होती है। आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर कुछ अचीवमेंट करने के लिए आते हो जब आपका वायु तत्व की राशियों में राहु होता है। अच्छा। जल तत्व की राशियों में जब राहु होगा 4, 8, 12 में, तो वो आपको आपके जन्म स्थान से बहुत दूर लेकर जाएगा। आपको एक ऐसी चीज़ों से हटा देगा जो कि आपके दिल के बहुत नज़दीक है, इमोशनली जिनके साथ आप बहुत अटैच हैं। तो इमोशनल ट्रॉमा झेलने के लिए वो जल तत्व में आया है। तो यहाँ पे हम अगर इसके डिटेल में जाएंगे बहुत लंबा है, जा सकते हैं, क्योंकि जल तत्व का फॉर एग्जांपल एक दे देती हूँ ताकि लोग इसको रिलेट कर पाएं। जैसे हमने जल तत्व की बात की तो 3 राशियां जल तत्व की, 4, 8 और 12। अगर मैं कह रही हूँ कि जल तत्व में वो इमोशनल ट्रॉमा आपको झेलना पड़ेगा जब राहु उसमें है, तो राहु आपको वहां पे ये चीजें दिखाएगा। तो 4 नंबर की राशि मदर की है, गाड़ी की है, प्रॉपर्टी की है। तो 4 नंबर की राशि आपके मदर लैंड की भी है, जहां आप जन्म हुआ आपका। तो राहु 4 में बैठा है, आपको अपने मदरलैंड का सुख कभी लेने नहीं देगा। ये तीनों प्लैनेट राहु केतु शनि कार्मिक है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि वहां पे वो पीड़ा, तकलीफ आपको लेसन्स देने के लिए आया है, क्योंकि पास्ट में आपने कदर नहीं की उसकी। मेरा ये मानना है कि राहु देव जहां बैठे होते हैं आज उस एरिया में आपको बहुत प्यास है, आप वहां पे सब चीजें जो है वो ग्रैब करना चाहते हो, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तो महत्वाकांक्षा एक शब्द जो है वो राहु के लिए यूज कर सकते हैं हम। आप वहां पे बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हो, सेल्फ ओरिएंटेड हो जाते हो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। अच्छा। आप वहां पे हमेशा तिड़कमबाजी लगाओगे। आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, आपके पास घर बहुत अच्छा है, उसके बावजूद आप हो सकता है इतनी महत्वाकांक्षा हो, एक मकान से खुश ना हो, दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए, तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए। अब इतना आप कई बार कर्ज ले लोगे या इतना आप प्रॉपर्टी के लिए इतने लालची हो जाओगे कि हो सकता है कि आपको उसके लिए दूसरों के साथ संबंध भी खराब करने पड़े, ठीक है। 8 नंबर की राशि भी हमारी जल्द को दिखाती है। तो 8 नंबर में मान लो राहु बैठा है तो आप वहां पे अपने ससुराल या अपने हिडन शत्रुओं से हमेशा चोट खाएंगे। आप एक उच्च कोटि के तांत्रिक या सन्यासी हो सकते हो अगर राहु 8 में बैठा है। अच्छा। आपको अध्यात्म या तंत्र की तरफ ये डेफिनेट लेकर जाता है अगर 4, 8, 12 में राहु है। एक पर्टिकुलर दशा और या एक पर्टिकुलर ट्रांजिट में आपको ट्रिगर हो जाएगी आपकी पास्ट लाइफ की जर्नी। आपको याद आ जाएगा वहाँ पे कि मुझे तो ये काम करना था। आप पहले वहाँ पे भ्रम में रहते हो कुछ समय, जब ये दशा आती है तो आपको याद आती है पास्ट की कि मेरे को यहाँ पे ये काम करना था। इसीलिए इसको भ्रम के साथ जोड़ा जाता है, इल्यूजन के साथ जोड़ा जाता है कि आप बहुत भ्रमित रहते हो वहाँ पे। लेकिन ये भ्रम तब तक ही है जब तक उसकी दशा नहीं चली। ये भ्रम तब तक ही है जब तक आपका ट्रांजिट वहाँ पे कोई नहीं लगा राहु का। जिस दिन वो लगेगा आपको क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि आप वहाँ से जब निकलने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे हर्डल्स जब आप फेस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओहो मुझे तो यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे निकलना चाहिए, ठीक है।
राहु देव एक स्पेशल फीचर उनके अंदर मैंने देखा है कि राहु देव को छाया ग्रह कहा जाता है। तो मैंने देखा है कि छाया के पीछे सारी दुनिया दौड़ती है ना। और जो चीज आप ओरिजिनल चीजों में नहीं देख पाते, आप छाया में वो देख सकते हो, ठीक है। जो चीज किसी की ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं दिखा सकती, वो छाया दिखा सकती है, ठीक है। और जहां पे हमारा शरीर नहीं पहुंच सकता, वहां पे छाया पहुंच सकती है, ठीक है। तो अगर भूत प्रेत पिशाच जितने भी हम लोग तंत्र के साथ चीजें जोड़ते हैं, तो क्या उनका कोई शरीर होता है? जी नहीं। तो वो सारी कहीं ना कहीं परछाई ही तो है जब हम कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है, राहु 8 नंबर राशि और राहु अष्टम में इंसान को शेयर मार्केट या तंत्र या अध्यात्म का गुरु बनाकर ही छोड़ेगा। अच्छा मैम, राहु जहाँ पे है वहाँ पे और भी तो प्लैनेट्स हैं, तो ये उनके ऊपर क्या अफेक्ट करेगा? पिछली जब हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, अब खाली अगर राहु देव की बात करेंगे, उसका तो ये क्वालिटी है, महत्वाकांक्षा, फेस वैल्यू, इल्यूजन, या वहाँ पे आपको नेम फेम चाहिए, ठीक है। बाय आप वहाँ पे तिड़कमबाजी, जैसे मैंने बोला है, बाय हुक बाय क्रुक का इसका एक वो रहता है ना जी। अब ये सिर्फ और सिर्फ राहु का नेचर है, लेकिन ये किसके थ्रू अडॉप्ट करेगा इस बर्थ में? तो सबसे पहले इसको आपको बाकी ग्रहों के साथ देखना पड़ेगा। तो राहु अगर आपके चार्ट में सूर्य के साथ बैठे हैं, तो सूर्य दिखाता है नाम को, सम्मान को, और आपके पूर्व जन्म के नाम को, पूर्व जन्म के आपकी संतान के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। आप इस जन्म में सबसे ज्यादा लेसन्स लोगे, क्योंकि राहु केतु शनि जहाँ पे होते हैं, मैंने ये देखा, वहाँ आपको सबसे ज्यादा लेसन्स मिलते हैं। वहाँ पे जो आपकी किताब होती है बहुत मोटी होती है, जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, वो पढ़नी पड़ती है आपको। तो राहु सूर्य के साथ है, तो पॉलिटिक्स, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरा नाम जो है वो दुनिया जहान में फेमस हो, आपको लोग जो है वो राजा की तरह देखें, आप उसके लिए कुछ भी करोगे। तो इसीलिए सूर्य और राहु को पॉलिटिक्स का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, ठीक है। सूर्य, आप यही राहु चंद्रमा के साथ है, तो जो आपके सूर्य है ये आत्मा का कारक ग्रह है। आपकी आत्मा ही इस तरह की है कि मैं पूरी दुनिया में फैल जाऊं। सूर्य क्या है? पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं जी। आप भी क्या चाहते हो? पूरी दुनिया को रोशनी दूं, मेरे को ही देखें बस लोग। तो पॉलिटिक्स छुपी तो हुई नहीं किसी से। पॉलिटिक्स में आने के लिए, करने के लिए क्या क्या करते हैं लोग, सब लोग जानते हैं, है ना। तो वो बिना राहु के हो नहीं सकता। पिछले जन्म की महारत होगी उन चीज़ों की, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे उसमें, राइट। अगर राहु को चंद्रमा के साथ कंसीडर करेंगे, तो चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा इमोशंस का कारक है। हो सकता है इस बर्थ में आपको जो लेसन मिलना है वो आपकी मदर से मिलना हो। आप अपनी माँ को बहुत चाहते होंगे, बहुत ज़्यादा लगाव होगा, लेकिन फिर भी आप उसको कभी कह नहीं पाएंगे। आपकी और उसकी एक बॉन्ड जो है वो इतना ज़्यादा गहरा होगा कि आप, हो सकता है छुप छुप के उसके लिए रोते हो, लेकिन आप कभी कहेंगे नहीं, बिकॉज राहु इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल प्लैनेट। राहु अपनी इच्छा को जाहिर नहीं करता है। राहु सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी चीज़ें जो है वो अपने अंदर समाहित करने की बात करता है। इमोशंस को छुपाना मोस्ट सीक्रेटिव प्लैनेट्स में से आता है राहु और केतु। इमोशंस को छुपाना, सप्रेस करना, वहाँ पे ये राहु और चंद्रमा दिखाएगा। पूरी लाइफ आप जो है ये सप्रेशन झेलेंगे, ये आपका लेसन रहेगा। राहु मंगल के साथ है, तो मंगल फिजिक को दिखाता है। राहु और मंगल को अंगारक योग भी बोलते हैं हम लोग, योग बनता है इसका एक। तो अगर पॉजिटिवली कहा जाए तो डील डॉल बंदे की ऐसी होगी, 7 फीट का 6.5 फीट का बंदा जो है वो हो सकता है। अपनी फिजिक को लेकर जो है वो झेलना पड़ेगा, बीमारी झेलनी पड़ेगी, कोई ना कोई ब्लड डिसऑर्डर झेलना पड़ेगा। अपने भाई से कभी हो सकता है 5 मिनट भी आप बैठ ना पाओ, हो सकता है वो आपको धोखा दे दे, आप उसको धोखा दे दो। क्योंकि ये समुद्र मंथन के साथ अगर आप इसको जोड़ोगे तो वहाँ धोखा ही हुआ, वहाँ धोखा ही हो रहा था। तो राहु भी जहाँ होता है वहाँ आप कुछ चीज़ें छुपाते हो, वहाँ पे वो चीज़ें आप सामने नहीं लाते हो, अंदर ही अंदर करते हो, ठीक है। राहु और बुध, तो बुध जो है वो वाणी का कारक है, बुध बिजनेस का कारक है, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून कहा जाए, राहु और बुध बन सकता है। अच्छा। ओवर जिसको कहते हैं, एक तो होता है दिमाग, और एक वो दिमाग है जो रावण के पास था, 10 सिरों वाला, राहु और बुध। मेरा ये मानना है कि राहु और बुध आपको 10 सरों जितनी पावर देता है, सोचने की क्षमता देता है। आपका दिमाग हमेशा प्लानिंग में रहेगा, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सा काम किया जाए, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे कभी, बस चलेगा, प्लानिंग चलती रहेगी,
तो राहु के लिए एक शब्द मैं और यूज करना चाहती हूँ, वो है प्लानिंग। तो राहु जहाँ पे होता है वहां पे प्लानिंग्स चलती है, नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सिर्फ प्लान ही है उसके पास, ठीक है। उसको धरातल पे लाने के लिए कुछ और चाहिए। तो राहु शुक्र के साथ है। प्लानिंग किस चीज़ की है? पैसा कैसे कमाया जाए, रिलेशनशिप एक छोड़ के दूसरी कैसे की जाए, इसको धोखा देके उसके से एक टाइम पे 4-4 जनों से चल रहा है। ओहो, राइट। तो प्लानिंग है ना, लेकिन ये तब होगा अगर ये राहु मेलेफिक है। अगर राहु अच्छा है तो आप अपने पार्टनर के लिए जान भी दे सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका नेचर है कि एक ही टाइम पे 4 लोगों से चैट कर रहे हो, तो नेचुरल है आपको समझना चाहिए कि राहु क्या काम कर रहा है आपका, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो आपको उस पार्टनर के लिए डेडिकेटेड बना देगा। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। राहु और वीनस एक बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बड़ा पैसा, वो पैसा जो अथाह पैसा होता है, वो पैसा जो कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अंबानी बना देगा। अंबानी से भी ऊपर कोई चीज़ है, अंबानी के पास भी लिमिटेशन है। इसको मैं बोलती हूँ हमेशा गजलक्ष्मी। अच्छा। कि ऐसा पैसा आप इधर बैठे हो, वो पैसा आपकी जो साइज से जो है वो कहीं ऊपर है, ठीक है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा। नहीं पैसा आ रहा है तो इट मीन्स कहीं प्लानिंग में आपके इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत है। राहु शनि के साथ है, तो शनि इज कर्म कारक, राहु इज प्लानर। तो शनि और राहु आपको अपने काम की एडिक्शन देंगे। आप लोगों से हटके काम करना चाहते हो जहाँ पे राहु होते हैं, वो काम नहीं करना आपने जो दुनिया कर रही है। अच्छा, वैसा नहीं करना आपको। अब शनि और राहु आपको काम की एडिक्शन देगा कि भाई मैंने अपना ऑफिस, मैंने जो अपने कुलीग्स या मेरी जो लेबर है या मेरी जो फैक्ट्री है उसको मैं ऑटोमेशन पे डालूं। शनि राहु ऑटोमेटेड फैक्ट्री को भी दिखाता, जो आज के समय में अगर बात करें तो ऑटोमेशन का कारक भी है। अच्छा, वहां पे चीजें आप कैसे चाहते हो, वहां पे आप चीजें चाहते हो अपने आप होती रहे। तो इसीलिए इसको शेयर मार्केट से भी जोड़ते हैं। हाँ, पैसा डाल दिया, अब ये मल्टीप्लाई होता रहे, प्लान ही तो है ना। शेयर मार्केट दिख थोड़ी ना रही है, लेकिन वो फिर भी बढ़ रही है, फिर भी हो रहा है। तो आप एक ऐसा काम वहां पे करना चाहते हो कि मुझे करना कुछ ना पड़े। सैटर्न राहु, इसीलिए सैटर्न राहु वाले लोग अपने करियर में सफल ज्यादा नहीं हो पाते अगर जरा सा भी आपका ये मैलेफिक हो गया। तो आपके पास प्लानिंग्स तो बहुत है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है जुपिटर। राहु एंड जुपिटर, जुपिटर जो कि ज्ञान, भलाई और पैसे से जुड़ा हुआ सेकंड प्लैनेट है। ज्यादातर जो गुरु को जो है वो लेते हैं इस चीज के लिए कि गुरु जो है वो संतान कारक है, गुरु जो है वो ज्ञान कारक है। लेकिन मेरा ये मानना है पैसे के लिए अगर आपने गुरु को नहीं देखा तो आप फेल हो जाएंगे प्रेडिक्शन में। तो राहु एंड जुपिटर, जिसको हम चंडाल योग कहते हैं, ठीक है। चंडाल योग क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने जैसे बोला कि राहु अपने आप में ही बहुत बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग प्लैनेट है और ये आपको दुनिया से हटके नॉलेज देने की क्षमता रखता है। राहु और जुपिटर, आप एक टॉप क्लास टीचर हो सकते हो, आप एक टॉप क्लास जो है वो परफेक्शनिस्ट हो सकते हो। ये जो टीचर होगा ये आम दुनिया की तरह नहीं पढ़ाएगा। ये टीचर में जो डेप्थ होगी वो इस जन्म की डेप्थ नहीं है। जो लोगों ने 20 साल में नहीं सीखा, इस टीचर के पास हो सकता है 5 साल पढ़ के ही आ रहा हो। तो क्योंकि राहु और गुरु ऑनलाइन टीचिंग को भी दिखाता है, ऑनलाइन स्कूल को भी दिखाता है, ऑनलाइन जो भी हम लोग आज के समय में के बाद जब हुआ जुपिटर और राहु साथ ही थे उस समय ट्रांजिट में। इसलिए जब जब गुरु और राहु की युति आपके चार्ट में रहेगी उस समय पर आप जो ज्ञान हासिल करोगे, जो ज्ञान लोगों को दोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लोग ये सोचेंगे कि भाई ये बोल कहाँ से रहा है बंदा, हम लोग इतना टाइम से इसमें काम कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता ये कहाँ से इन्वेंशन कर दी। एजुकेशन में, पैसा कमाने में, इन चीज़ों में इन्वेंशन ही कर देगा अलग से ही, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर देगा कि लो भाई ये यूज़ करो, अब आपको माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालो और ख़त्म, ठीक है। तो आपके काम को वो प्लानिंग के साथ एक छोटे लेवल पर लाकर कॉम्पैक्ट करके आपको दे देगा।
तो इसीलिए पास्ट लाइफ से वो आपके पास होगी वो चीज़, वो आपकी नॉलेज पास्ट लाइफ से होगी, आपकी उस सब्जेक्ट में जो महारत है, जो तपस्या है। इसीलिए मैं इसको तपस्या के साथ जोड़ती हूँ इस प्लैनेट को, कि वो पिछले जन्म की तपस्या है। कोई 4 साल में पढ़ के इतना कामयाब नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कोई इनबिल्ट क्वालिटी आई है, तभी वो उसमें वो कर पाए। मैम, राहु की महादशा लगभग सबके जीवन में तो आती है, तो वो हमारे कर्मा यानी पेंडिंग वर्क जो पूर्व जन्म में रह गए हैं उनके साथ आती है। मतलब उनकी जो महादशा आती है वो हमारे जीवन में विशेष क्या करके जाती है? वैसे तो मैं हर बार ही बोलती हूँ कि जब राहु और केतु की दशाएं जो है, स्पेशली राहु केतु और शनि की दशाएं, ये आप अपने नवतारा साइकिल से देखिए। नवतारा चक्र जो होता है वो ऑलमोस्ट मुझे जितने लोग सुनते हैं सबको पता है, जिनको नहीं पता वो हमारे वीडियोस जाके देख सकते हैं। आप अपने नवतारा चक्र में ये देखेंगे कि ये राहु आपके किस नक्षत्र में आता है, यानी आपके जन्म नक्षत्र है, आपका विपत्त नक्षत्र है, आपका प्रत्यारी है या आपका वध है। पहली आपको फॉर्मेशन तो यहीं से पता चल जाएगी। जिनके भी राहु के नक्षत्र 1, 3, 5 या 7 आते हैं, तो ये तो कंफर्म है कि इन लोगों ने पिछले जन्म में कुछ ज्यादा चालाकियां कर रखी हैं। अच्छा। ठीक है, कुछ ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना रखा है, कुछ ज्यादा आपने पेंडिंग कर्मा जो बैड क्रिएट कर रखा है। अब ये पेंडिंग कर्मा देखेंगे कहाँ पे? तो आप वहां पे देखेंगे जहां ये कि जिस राशि में बैठे वहीं पे आपका सारा दायरा इसका है। मान लीजिए आपके राहु देव मंगल की राशि में बैठे, 1 नंबर की राशि में बैठे, मेष राशि में। अब ये मेष राशि आपके मंगल को डिनोट करती है। ठीक है, मंगल आपकी कुंडली में जहां भी स्थित होगा जाकर वो आपको रोग देने की क्षमता रखता है। इस जन्म में ब्लड डिसऑर्डर होना कंफर्म है। जब दशा आएगी, स्पेशली अगर वो 1, 3, 5, 7 की दशाएं हैं, तो आप ये मान कर चलिए ऑपरेशन या फिर आपके कोई ब्लड डिसऑर्डर और ज़मीन, साथ ही लड़ाई झगड़ा, कोई बड़ा आग लगना, आपके जीवन में एक ऐसा मेजर इंसिडेंट होना तय होता है। ये उन लोगों के लिए मैंने एक स्पष्ट तौर पर सिंपल बता दिया है कि राहु अच्छा काम करेगा या बुरा करेगा। मेरे जितने भी लोग हैं बहुत सीरियस मुझे देखते हैं। मान लीजिए कि राहु आपके 1, 3, 5, 7 यानी कि बैड नक्षत्राज में आपके नवतारा में आ रहे हैं, लेकिन वो ये शो कर रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ खराबियां कर रखी हैं। जी। ठीक है, लोगों का खून बहाया तो आपका भी बहेगा। जी। आपने लोगों के घर में आग लगाई है, आपके भी लगेगी। ठीक है, आपने लोगों के घरों में जाके दंगे फसाद किए हैं, कलेश किए हैं, आपके भी हो जाएगा। बट अगर ये आपके राहु किसी ऐसे साइन में बैठे हैं जो आपके गुड नक्षत्राज है, जो आपके संपत्ति नक्षत्र है, मान लीजिए कि पैसे के नक्षत्र में ही आपका राहु बैठ गया, तो ये क्या बता रहा है कि आपको पैसा कमाने में इतने हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे, इतने हर्डल फेस करने पड़ेंगे कि शायद पूरी जिंदगी गरीबी में ही निकल जाए। अच्छा, आपके इसका कनेक्शन आपकी कुंडली में कैसा हो रहा है, तो आप किसकी दशा में चल रहे हो? आपका जन्म तारे की दशा चल रही है, अंतरदशा हो, पर्यंतर हो। अगर राहु आपका जन्म नक्षत्र बना हुआ है तो आप ये ध्यान दीजिए अपने चार्ट में कि आपके जन्म के बाद आपका पेंडिंग कर्मा कहाँ शुरू हुआ। अगर वो लगन में ही राहु बैठा है, आपकी हेल्थ से शुरू हुआ होगा, होते ही बीमार, होते ही इन्फेक्शन, होते ही मृत्यु तुल्य कष्ट। अगर ये आपके राहु अच्छे नक्षत्रों में बैठे, मान ली 2 आपका संपत्ति तारा बना हुआ है, राहु आपका 4 नंबर क्षेमा बना हुआ है, 6 नंबर साधक बना हुआ है, 8 नंबर मित्र बना है, 9 नंबर अति मित्र बना है। अब ऐसे में जब वो दशाएं चलेंगी तो आपके पास रिजल्ट 100% है कि अच्छा ही आएगा। फिर से कहानी सबने यही जोड़नी है। सबसे लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने ये देखना है कि बेशक वो आपका 2, 4, 6, 8, 9 नक्षत्र बना हुआ है, उसकी दशा चल रही है, तो वो किस साइन में बैठा है। क्या वो खराब तो नहीं है, 3, 5, 7 का तो नहीं है, तो ना पैसा कमा पाओगे, ना प्रॉपर्टी, ना आपको कोई सपोर्ट मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी। ये मैं आपको वो कार्मिक साइकिल समझा रही हूँ
कि इंसान के पास घर है, गाड़ियां है, हर तरह का सुख है, फिर भी विदेश में जाके धक्का खा रहा है बंदा, फिर भी वो गरीबों की तरह किसी बेसमेंट में रह के किसी स्ट्रगलिंग लाइफ को फेस कर रहा है। अच्छा, तो आपकी राहु की महादशा एक तो नवतारा से देखनी है सबको कि आपके किस तरह से किस साइन में है, वो किस स्थिति में है और वो किस नंबर पे है। दूसरा, राहु जी की दशाएं जब आती हैं तो नैसर्गिक ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने शुरू होते हैं कि आपका लाइफस्टाइल अभी तक जैसा भी था अभी वो लाइफस्टाइल नहीं रहेगा, आप डिफरेंट मोड तय कर लोगे। अभी आप हो सकता है बहुत शॉर्टकट रास्ते अपनाते आए हो, लेकिन अभी जो चलेगा वो आप हो सकता बहुत लॉन्ग टर्म जो है वो रास्ता ले लो। अब हो सकता है आपको शॉर्टकट ना पसंद आओ, अगर पहले लॉन्ग टर्म ले रहे थे तो अब हो सकता है बिल्कुल शॉर्टकट लेना शुरू कर दो। तो राहु की महादशा 4 चीजें मेजर देंगी, ट्रांसफॉर्मेशन देंगी, चेंज ऑफ मोड लाएगा, आपका लाइफस्टाइल ही चेंज कर देगा टोटल। ओके, ठीक है। आपको ससुराल से जुड़ी हुई समस्याएं उस समय पर आनी ही आनी है। आपको अपने पितरों द्वारा किए गए बुरे कर्म झेलने ही झेलने हैं। अब वो पितर आप भी हो सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके दादा दादी ने गलत किया, आप हो सकता है खुद भी थे। वो टाइम पीरियड झेलने का ही है, ठीक है। अब वो झेलोगे तो आपको लेसन्स मिलेंगे, लेसन्स मिलोगे तो आप अपने अंदर सुधार लाओगे। जितने लोग ज्योतिष में आते हैं वो ज़्यादातर अष्टम की दशाओं में आते हैं, ऐसा मैंने देखा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद राहु की दशाओं में भी इंसान सर्च पे निकलता है कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो राहु अपने आप में ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसी दशा है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है कि पीछे क्या गलत कराए, तो आप इस जन्म में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। वहाँ लोग अक्सर कहते हैं कि पूर्व जन्म में पता नहीं क्या ही किया था, बिल्कुल, जो भगवान मुझे ऐसा दे रहे हैं। तो राहु की दशा में ये शब्द अब ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलने शुरू हुए। राहु की दशा में लोग विदेश जाते हैं, राहु की दशा में सोशल मीडिया पे आते हैं, राहु की दशा में इंसान जो है वो कोई ना कोई इन्वेंशन करता है, राहु की दशा में कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी खास क्वालिटी जो है वो आती है, वो सीखता है उस समय पर, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से सीखे। तो राहु की दशा आपके जीवन में पिछले सब कामों को आपके सामने लाकर रख देगा। आप ये समझ लीजिए कि राहु की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, पर्यंतर चल रही है, जहां भी चल रही है वहां नतमस्तक हो जाएगी। आपको वहां पे तिड़कमबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप वहां करके आए हो, पिछले जन्म करके आए हो। तो यहाँ लोग चल रहे होंगे आपके साथ षड्यंत्र, बाकी आप प्लैनेट की युति एंड उसका साइन देखकर देख सकते हैं। मैम, ये तो आपने बात की एक स्ट्रॉन्ग राहु की, ठीक है। अब अगर हम ये जानना चाहें कि एक पीड़ित या फिर कमज़ोर राहु अगर है तो उसकी क्या निशानियां होंगी? सबसे पहली निशानी, आपकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा रोग होगा जो डायग्नोज नहीं होगा कभी। अच्छा। पितृ बाधा होती ही होती है जब राहु खराब होता है। तीसरी चीज, आपको पूरा जीवन क्लैरिटी नहीं आती मैंने करना क्या है। चौथी चीज, आप कभी अपनी जीवन में दूसरों का रिगार्ड नहीं करते हो, सिर्फ अपनी वैल्यू समझाने की कोशिश करते हो पूरी लाइफ। अच्छा राहु हमेशा दूसरों की नॉलेज लेकर उससे कुछ नया करने की कोशिश करेगा, सीखता है कुछ। खराब राहु धोखे से दूसरों की नॉलेज को कॉपी पेस्ट करके अपना नाम डाल के छाप देगा। पांचवा फीचर अगर राहु का देखेंगे तो आपके विदेश में ले जाना, कोर्ट कचहरी में ले जाना, ठीक है, और साथ के साथ आपको अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने सुखों से वंचित करना राहु का बहुत बड़ा खेल है उस। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि विदेश जाना क्या बुरा हो गया, विदेश तो सारी दुनिया जाती है। तो मेरा एक सबसे यही क्वेश्चन है जो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं सब लोग कि विदेश कौन लोग जाते हैं और क्या करते हैं वहाँ पे जाके। कितने % लोग हैं जो एंजॉय के लिए जाते हैं, कितने % लोग हैं जो वहाँ अभी भी आज के टिल डेट तक स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले कितने सालों से। राहु कारावास है एक तरह का, एक तरह से जेल का पीरियड है राहु अगर बैड है आपकी कुंडली में। अच्छा। आपकी जिंदगी से वो चीज़ें आपकी उस दशाओं में या टाइम पीरियड में निकाल देगा जो आपके लिए बहुत प्यारी थी। आपको पैसा दे देगा, नाम दे देगा, गाड़ी दे देगा, सब कुछ दे देगा, नहीं देगा तो अच्छा पार्टनर नहीं देगा, आप रिश्तों की वैल्यू नहीं कर पाएंगे।
आपके साथ कोई टिक के रह नहीं पाएगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं, अगर किसी का हो रहा है तो वो आपका कहीं ना कहीं पिछले जन्म की चीज़ों को ही दिखाता है। अगर है तो आपको वहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। मैम, अब राहु की ही बात कर रहे हैं, तो राहु कौन कौन से प्रोफेशंस में सक्सेस दिलवा सकता है? राहु को पॉजिटिवली यूज बहुत अच्छा कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने अब बोला कि छाया ग्रह है, तो छाया से जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशन, फोटोग्राफी है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा, जहाँ पे कैमरे से बात होती है, जहाँ आप असल में तो कभी मौजूद होते ही नहीं, जहाँ असल में तो आपको कोई देखता ही नहीं, तो किसको देख रहे हैं? आपकी परछाई को देख रहे हैं। कोई भी ऐसे काम जो दिख नहीं रहे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पूरी की पूरी, सॉफ्टवेयर एआई जिसको हम बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे काम जो कि निगाह से नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। हमारे आसपास पूरा वाईफाई का पूरा नेटवर्क है, दिख रहा है हमें? नहीं। राहु तो ये आज की दुनिया का एक ऐसा पॉजिटिव हिस्सा बन चुका है। ये इतना एडवांस लेवल पर जाकर आप ऐसी इन्वेंशन, जितना भी स्पेस की बातें होती हैं, राहु वायु तत्व को दिखाता है। वायु कहाँ होती है? पूरे ब्रह्मांड में वायु फैली हुई। आप वो वाले काम जो कि कभी भी अपनी ओपन आई से देख ही नहीं पाएंगे। तो अगर कोई भी सोशल मीडिया पे है, राहु अच्छा है, 2, 4, 6, 8 या 9 अति मित्र है, अच्छी राशियों में है, सोशल मीडिया पे काम ज़रूर कर सकते हैं। अगर राहु खराब है और वो 1, 3, 5, 7 में है, आप सोशल मीडिया पे बदनाम हो जाओगे। अच्छा। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं जो ट्रोलिंग पे आते हैं, वो सब राहु खराब वाले ही हैं। वो बोलते कुछ और है, रियलिटी में होते कुछ और है। तो हम जब समुद्र मंथन की बात करते हैं कि राहु अच्छे हैं या बुरे हैं, राहु कुछ नहीं है। राहु आपकी इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस जो कभी किसी को नहीं दिखेगी, जो आपके बाय बर्थ आपके ब्लड में है। अब आप उसको कैसे यूज़ करते हो? अगर आपकी पूरी फैमिली में कोई भी साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ, लेकिन लास्ट बर्थ में आपने कुछ करते करते जल्दी दुनिया से चले गए, आप आते ही आप वही काम करोगे, आप अपनी फैमिली से हट के काम करते हो, ये राहु ही कराता है आपको। और आपके घर वाले सोचेंगे कि हमारे तो कोई है ही नहीं ऐसा पर्सन, ये कहाँ से आया गुण। अच्छा। तो राहु को पॉजिटिवली यूज़ करिए। सोशल मीडिया पे भी मेरी हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है, आप यूज़ कर रहे हो, झूठ मत बोलिए। आप झूठे सब्सक्राइबर डाल रहे हो, झूठे व्यूज़ डाल रहे हो, झूठा कंटेंट डाल रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कितना टाइम। ये आपके पिछले जन्म का ही कहानी है जो आप दोहरा रहे हो, इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए राहु को मैं नाम और बदनामी दोनों के साथ जोड़ दें। मैम, मैंने जब आपसे ये पूछा था कि राहु की महादशा जब किसी के ऊपर आती है तो उसके जीवन में कितने बदलाव होते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपने ना उसमें कुछ महादशा में बीमारियों का जिक्र किया था। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो राहु लेकर के आ सकती? बिल्कुल, राहु की दशाएं जब चलती हैं या राहु के ट्रांजिट आपके लगन के साथ होते हैं, जब लगन और चंद्रमा के ऊपर से जब राहु के ट्रांजिट होते हैं, उस समय पर आपको कोई ना कोई ऐसा रोग होने के चांसेस होते हैं कि जो डायग्नोज नहीं हो पाते। अच्छा। जैसे ऐसे टाइम पे मैंने लोगों को ज़्यादातर सुना है कि मुझे लगता है मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, काला जादू की तरह। ठीक है, मुझे लगता है कि नज़र लग गई है मुझे। अच्छा। तो ऐसी चीज़ें जो कि भ्रम के साथ जुड़ी हुई हैं। या मैं यहाँ पे ये एडिशन करना चाहूँगी कि पिछले जन्म का, जैसे मैंने बोला, डीएनए सिस्टम आपका जो है वो राहु के साथ जुड़ा हुआ है, पिता। तो जेनेटिक जो आपके पिता की साइड की बीमारियाँ हैं, राहु की दशा में वो भी निकल आती हैं। आपके पिता को कोई बड़ा कष्ट, आपके दादा को कोई बड़ा कष्ट हो जाता है इस समय पर। आपकी बॉडी में ऐसे रोग जो कि कभी किसी रिपोर्ट में नहीं आएंगे, ऐसे इन्फेक्शंस जिनकी कोई रिपोर्टिंग या जिसकी कोई दवाई ही नहीं होती, और वो वाला रोग जिसको हम जेनेटिक रोग कहते हैं, वो रोग होते हैं। जैसे सोराइसिस, किसी के अगर पीछे दादा दादी परदादा को सबको स्किन डिजीज रही है, तो आपके पास भी वो उस समय पर जाग पड़ेगी। अगर आपके भी किसी की रोशनी गई है आंखों की, तो उस समय पर हो सकता है आंखों की रोशनी चली जाए। आपको वहाँ पे साइन देखना है, राहु किस साइन में है, वहीं उसी ऑर्गन में प्रॉपर आपका रोग आएगा। अच्छा। ठीक है, प्रॉपर। जैसे 1 नंबर है तो सर में कोई इन्फेक्शन होना, हेडेक होना, माइग्रेन हो जाना, या ब्लड क्लॉट हो जाना सर में,
आपको उस समय वो बीमारी वो देगा कि जिसको समझने में डॉक्टरों के भी पसीने छूटने वाले हैं। तो इसलिए राहु के रोग जो है जल्दी पकड़े नहीं जाते। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इन लोगों को कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ जाना जरूर चाहिए। जब तक ये अपना लाइफस्टाइल या अपने चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलतियों को सुधारते नहीं, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल से जुड़ा हो, चाहे आपके रिश्तों से जुड़ा हो, किसी भी चीज़ से जुड़ा हो, आप पहले तो ग्रेटिट्यूड करना शुरू करिए उस समय कि जो कुछ भी है वो ठीक है और जो ठीक नहीं है वो मैं ठीक कर लूँगा। तो राहु के समय पर बहुत गंभीर बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। मैम, आपने सबसे पहले हमें बताया कि किस तरीके से इसकी महादशा जो है वो लोगों को आबाद भी कर सकती है और बहुत लोगों को डाउनफॉल में भी लेकर जा सकती है। आपने बहुत सारे प्रोफेशंस भी बताए हमें कि इतने सारे प्रोफेशन है जिसमें परछाई, जिसमें आप खुद सामने से दिख नहीं रहे हो, ठीक है, आपकी एक छाया दिख रही है। बीमारियां भी बहुत सारी बताई। बीमारियां तो ऐसी बताई आपने जो जेनेटिक मतलब चलती आ रही है, डायग्नोस नहीं कर पा रहे डॉक्टरों की। अगर हालत ख़राब हो रही है तो फिर हम समझ सकते हैं कि वो बीमारी कितनी बड़ी होगी, ठीक है। तो ये प्लैनेट इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या आध्यात्मिक और तंत्र के लिए भी ये उतना ही पावरफुल है? अगर आज से कुछ साल पहले तक बात करें कि जब सोशल मीडिया नहीं थी, अभी क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट जो है ना वो राहु का समय है, राहु काल है, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे समझ लें कि अध्यात्म के लिए या फिर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, तंत्र के लिए, आज से अगर मैं 50-60 साल पहले की बात करूं, कोई नहीं तंत्र को जानता था। तकरीबन 20 साल पहले तक भी तंत्र को कोई नहीं जानता था। मैंने तो नहीं सुना था, ना हमारे घरों में नॉर्मल तंत्र की बात होती थी। सिर्फ इतना सुना है कि भाई फलानी जगह जाके जो है एक जो जल है वो अभिमंत्रित करके दे देते हैं और उसको आप पियो, उससे आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाती है, ठीक है, जिसको झाड़ फूक वाले हम लोग बोलते हैं ना। जिस चीज़ के बारे में लोगों को एक्चुअली पता होना चाहिए, जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे धर्म के साथ, हमारे रिचुअल्स के साथ इतना डीप सोल लेवल पे कनेक्टेड है, वो अब इस राहु की वजह से सामने आया सबके। हाँ, वो अलग चीज़ है कि धोखा ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि राहु खराब है तो तांत्रिक भी ऑलमोस्ट राहु खराब वाले जितने भी होंगे वो फेक ही होंगे जी, ठीक है। अब जितना भी राहु अच्छे लेकर बैठे, पिछले जन्म में एक्चुअल तपस्या की हुई है जिन्होंने, मेरा हमेशा मानना है कि राहु और शनि ये दो ग्रह ऐसे हैं जो आपको तपस्या करना सिखाते हैं, जो आपको अपने इनर कोर के अंदर ले जाने की पावर रखते हैं। आप दुनिया में रह के भी जो आम लोग नहीं कर पाते, आप वो कर पाते हो। क्या होता है अध्यात्म? अध्यात्म होता है पहले अपने आप को जानना, अपने अंदर जाना, अपने अंदर झांकना, राइट। दूसरों को देखना तो बहुत आसान है, वो कहावत है ना कि दूसरों के बेड के नीचे देखना तो बहुत आसान है कि भाई गंदगी पड़ी है साफ कर लो, लेकिन अपने बेड के नीचे ज़रा देखना मुश्किल है, क्योंकि झुकना पड़ेगा मुझे। सामने वाले के लिए झुकना नहीं पड़ रहा ना, अपने बेड के नीचे सफाई के लिए मुझे झुकना पड़ेगा। लेकिन राहु हमेशा आपको आपके ही बेड के नीचे की सफाई कराता है, आपको अपने ही अंदर पिछले जन्म की क्वालिटीज़ को लाने की कोशिश करता है, और अगर आप उसको पहचान गए तो आप उच्च कोटि के तांत्रिक या साधक, जिसको साधक बोलते हैं। घर छोड़ना कौन लोग छोड़ते हैं? जो ये चीज़ को समझ जाते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ। जैसे गौतम बुद्ध ने अपनी अवेकनिंग के लिए उन्होंने समझा कि यार ये तो बड़ा ही गलत चीज़ है कि आज ये इसकी मृत्यु हो गई, कल उसकी हो गई, पूरा संसार तो दुख में ही उलझा पड़ा है, तो मैं भी क्या उलझा रहूँगा। एट द एंड अगर मृत्यु ही मिलनी है तो फिर इसका मतलब ये जीवन जो हमें मिला है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसमें जितना हो सके उस प्रभु के, उस यूनिवर्स के मैं करीब चला जाऊं। ये सिर्फ राहु ही ला सकता है आपको, और ये तपस्या आपकी इस जन्म की नहीं होती। अगर कोई बहुत बड़ा तांत्रिक बनेगा, अगर कोई बहुत बड़ा साधक बनेगा या स्पिरिचुअल गुरु बनेगा, तो वो पास्ट लाइफ की कनेक्टिविटी की वजह से ही बनेगा। आप हमेशा तपस्या उसी एज से शुरू करते हो, पिछले जन्म में जिस एज से आपने तपस्या छोड़ी है। हमेशा कई लोग 50 साल की उम्र में अध्यात्म में आते हैं, कई पैदाइशी आ जाते हैं, है ना। कोई 20 साल की उम्र में आ रहा है। क्यों पर्टिकुलर एज में आ रहे हो तुम? क्योंकि आपने ना वहीं पे छोड़ा हुआ था, उसी एज में आके आपने अपना दायरा चेंज कर दिया। तंत्र क्या होता है? अध्यात्म क्या होता है? ऐसी पराशक्तियां जो कि देखी तो नहीं जा सकती,
लेकिन सिद्ध की जा सकती हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आप उच्च कोटि के साधक या साधना में जाना चाहते हो तो राहु का एक अच्छा होना आपको बहुत बहुत सिद्धियां प्राप्त करवा सकता है। आपको उच्च कोटि का जो है वो साधक बना सकता है, स्पिरिचुअल लीडर बना सकता है। आप करोड़ों अरबों लोगों की ज़िंदगी को जो है वो अलाइन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको खुद सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है, खुद तपस्या करनी पड़ती है। आपको कई साल अपने सुखों से वंचित होकर इन चीज़ों में काम करना पड़ता है। तो इसीलिए इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो करते हैं वो फिर उनका सब कुछ चेंज भी होता है। मैम, तो हमने राहु देव के बारे में नेगेटिव चीज़ें भी जानी और पॉजिटिव चीज़ें भी जानी, ठीक है, बीमारियां, प्रोफेशन, महादशा, सब कुछ जाना। अब अगर हम इस पूरे पॉडकास्ट को समराइज़ करके ये बताना चाहें अपने ऑडियंस को कि राहु देव आखिर क्या लेसन देने आते हैं, तो वो क्या होगा? राहु सबसे बड़ा लेसन तो ये देता है कि सबसे पहले कि आपको ना बहुत ज़्यादा चालाकियाँ उस एरिया में नहीं करना जहाँ राहु जिस साइन में बैठे हैं या राहु जिस भाव में बैठे हैं। ये आपका नेचर अगर है कि आप वहाँ पे कुछ भी जुगाड़ करके, तिड़कमबाजी करके अगर कोई काम कर रहे हो तो वो मत करो। पॉजिटिव चीज़ों के लिए, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हो तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो तो वो आपकी कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा में दिक्कत करेगा। लेसन वो आपको यही देने के लिए आता है, जहां आपने पिछले जन्म में खाया नहीं, अब आपको वो चीज़ खाने की यहाँ पे इच्छा है। आपके पास बहुत बहुत कुछ था पिछले जन्म में, आपने उसकी वैल्यू नहीं की, अब इस जन्म में आपको वैल्यू करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल राहु और वीनस आपको इस जन्म में मिला, अब पिछले जन्म में आपको बहुत डेडिकेटेड पार्टनर था आपके पास, आपने उसकी वैल्यू नहीं की। अब क्या होगा? अब डेडिकेटेड पार्टनर नहीं मिलेगा। अब आपकी इच्छा क्या होगी कि जो भी है वो धोखेबाज है सारे। अब लोग आपको किस लिए जानेंगे कि आप धोखेबाज हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए राहु और शनि मिला आपके चार्ट में, तो लेसन क्या दे रहा है आपको कि पिछले जन्म में आपके पास एक अच्छा खासा काम था, अच्छा खासा कर्म था, लेकिन आपकी उसने वैल्यू नहीं की। आपने कर्म करने की नहीं सोची, अच्छा, सोचा ही नहीं कि कर्म करना भी जरूरी है, अकर्म रहे। अब इस जन्म में क्या करोगे? अब कर्म के पीछे भागोगे, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ऐसे भी कर लूँ, मैं वैसे भी कर लूँ। तो आपका लाइफ लेसन राहु यही बताता है कि अब आपको वो चीज़ खानी ही पड़ेगी, वो चीज़ आपको ग्रैब करनी ही पड़ेगी, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचा के नहीं, बल्कि खुद से तपस्या करके, खुद से स्ट्रगल करके, हर्डल झेल के, वही आपका पेंडिंग कर्मा क्लियर होगा फिर। मैम, तो हमने राहु देव के बारे में इतना कुछ जाना, इतना कुछ समझा, आपसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस ग्रैब की। अब हो जाती है लोगों से गलतियाँ, हमसे भी हुई है, काफ़ी सारी ऐसी गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन अब वो पास्ट की गलतियाँ, हम पास्ट में वापस जाकर उसे ठीक तो कर नहीं सकते। लेकिन ऐसी कोई तो रेमेडी होगी जिससे हम अपने कार्मिक साइकिल से बच सकें, थोड़ा सा राहु के प्रभाव को अपनी ज़िंदगी में कम कर सकें। पहली बात तो लोग हमें कई कमेंट करते हैं कि आपने क्या पिछला जन्म देखा है? ओह, एक पर्सन ने तो मुझे यहाँ तक चैलेंज किया है कि अगर आप पिछले जन्म का मेरे बारे में बता दें तो पता नहीं कितने का उन्होंने मुझे प्राइज़ देने का बोला। ओहो। तो पहली बात तो ये कि जब हम इस जन्म की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि एक पैदा होते ही बच्चे को इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। प्री मैच्योर हो गया, ठीक है, बच्चा हुआ हैंडीकैप्ड हुआ, बच्चा हुआ कुछ स्पेशल चाइल्ड हो गया, ठीक। उस छोटी सी नन्ही सी 7-8 महीने की शरीर ने क्या ऐसा कर दिया आते ही, क्या ऐसा खा लिया, क्या ऐसा पी लिया कि आते ही उसको इतना कष्ट हुआ। कुछ तो है पिछले जन्म का, कुछ तो झेलना, आपके शरीर को कुछ तो झेलना पड़ रहा है जी। अब ये आपका जब पास्ट लाइफ की बात करते हैं, ये प्रूव है भाई, किसी ने नहीं देखा, चलो मैंने भी नहीं देखा। लेकिन अगर आप कभी ध्यान से कभी बैठकर सोचें कि कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमें कहीं ना कहीं ऐसे गलत कामों की तरफ या सही कामों की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हम जब पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा की बात करते हैं, उसको पहचानने का काम राहु केतु को क्यों दिया गया? क्योंकि ये छाया है, ये भ्रम है, ये रियलिटी नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो रियल में नहीं है आपके सामने,
इसके बारे में सिर्फ आपको एक भ्रम है कि ये मेरा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से राहु वीनस की एग्जाम्पल दूंगी कि राहु और वीनस, भ्रम क्या है कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत चाहता है, सिर्फ भ्रम है, एक्चुअल में नहीं है। मैं किसी को बहुत चाहता हूं, सिर्फ भ्रम है। ये भ्रम आपके पास कैसे बना है, कैसा आपके अंदर ये नेचर जो इनबिल्ट होता है, किसी की सेवा करने का, किसी को गाली निकालने का, किसी को बुरा भला कहने का, ये कौन शिक्षा आपको देता है? आपके माँ बाप, आपके बहन भाई? कहाँ से हम सीखते हैं? नहीं, किसी की तो परवरिश इतनी अच्छी होती है, उसके बावजूद बच्चे में अवगुण हैं। किसी की परवरिश बहुत बुरी है, बच्चों में इतने ज़्यादा गुण हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हम अपने डीएनए सिस्टम में लेकर आए हैं। जब हम पूर्वजों की बात कर रहे हैं, जब हम अपने एंसेस्टर की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि फिर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है नहीं हमारे साथ? जी बिल्कुल। तो हम अगर पास्ट लाइफ की चीज़ों से हटना चाहते हैं, हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इतना सा समझो कि राहु देव जहाँ बैठे हैं वहाँ पे आपका एक अनजान डर होता है, आपकी वहाँ पे एक अनजान प्यास होती है, आपको वहाँ पे एक अनजान जानकारी चाहिए होती है, आपको वहाँ पे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मेरा ये मानना है राहु की सबसे अच्छी रेमेडी गुरु कर सकते हैं। अगर आप जिस भी एरिया में, जहाँ पे भी आपके राहु बैठे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया के एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। जैसे सैटर्न राहु है, आपको करियर में बहुत तकलीफें हैं, ठीक है, आप करियर एक्सपर्ट के साथ बात करिए। अच्छा, वो बंदा जो कि ऑलरेडी एक्सपर्ट है, क्लियर है, तो राहु का इलाज क्लैरिटी वाले पर्सन के पास है। लेकिन आप किस फील्ड में फंसे हुए हैं, किस लूप में हैं, रिलेशनशिप में हो, तो ऐसे पर्सन से बात करिए जो न्यूट्रल हो, ना आपका बुरा चाह रहा हो ना वो उसका बुरा चाह रहा हो, न्यूट्रल हो, जो न्यूट्रल होकर आपको रियलिटी बताए। तो राहु की सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो मैं समझती हूँ कि क्लैरिटी ऑफ माइंड। एक सबसे अच्छा उपाय, माँ सरस्वती के किसी भी स्वरूप को अपने पास रखिए हमेशा। जितना भी राहु के लोग हैं, माँ सरस्वती की फोटो हर किसी के पास होनी ही चाहिए। आपको वाक सिद्धि देती है ये, आपको गलत नहीं बोलने देती है ये। आप जो भी बोलेंगे लोगों की भलाई के लिए बोलेंगे, ग्रोथ के लिए बोलेंगे। लेकिन राहु जब खराब होता तो सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो। तो आप क्या करते हो, आपके जीवन में राहु जहाँ पे है, एम शब्द की चैंटिंग करिए। एम, जो माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। आप माँ सरस्वती का कोई भी चैंटिंग कर सकते हो। आप ब्लू कलर के फ्लावर्स लीजिए, 6 फ्लावर ब्लू कलर के लीजिए। वो 6 फ्लावर आपको माँ सरस्वती को डेली चढ़ाइए, या जब भी आपका मन करे। इवन मैं कहूँगी आप अपने पास ब्लू फ्लावर्स रखिए। अच्छा। आप देखेंगे आपके जो माइंड सेट है वो क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि आप किस लूप में हैं, करियर में हैं, रिलेशनशिप में हैं, हेल्थ में हैं, कहाँ पे हैं, आप अपना नज़र उतारा ज़रूर कराइए। जब राहु खराब होता है तो बैड एनर्जीज आपको नज़र लगना, आपके ऊपर भूत प्रेत छाया, ये सब होना नेचुरल है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना नज़र या उतारा ज़रूर कराइए। आप पंडित जी से झाड़ा करा सकते हैं मंगलवार को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राहु देव की सबसे बेस्ट रेमेडी हनुमान जी को बोला जाता है। आप हनुमान चालीसा डेली करिए, और कुछ नहीं तो एक मास्टर रेमेडी, आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ओके, आपको जब भी कोई लगे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा इस एरिया में जहाँ पे भी राहु देव बैठे हैं, आप इस मंत्र की चैंटिंग 108 बारी कर लीजिए। आपको विद इन 5 to 10 मिनट पता चल जाएगा क्या करना है, तुम्हें चलना है आगे कि नहीं चलना। तो आप इन रेमेडीज को कर सकते हो, अपने जीवन में सफल हो सकते हो। तो मेरा एक और एडवाइस यहाँ पे रहेगा कि भ्रम के पीछे मत भागिए। ठीक है, भ्रम के पीछे मत भागिए, रियलिटी जाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतने सारे इन्फॉर्मेशंस देने के लिए, राहु देव के बारे में हमें इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए कि किस तरीके से हम उनसे बच भी सकते हैं, किस तरीके से वो हमारी लाइफ में आते हैं, हमें शिक्षा देने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि तुमने अपनी पास्ट लाइफ में क्या किया था, तुम्हें आखिर ऐसा क्यों भुगतना पड़ रहा है। तो अगर आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी भी कोई ऐसी क्वेश्चन रह गई हो, कोई क्वेरी रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching.